अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। चार एंट्रीज, चार पता नहीं, चार करनी थी कल है। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 8 लाख की, 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। और फिर 31 दिसंबर 17 को रिवैल्यूएशन हुई थी, तो एक काम होगा, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करेंगे, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट। आगे बताता हूं मैं, इससे पहले ना आपको फिर ये वर्किंग बता रहा हूं मैं। एक टेबुलर वर्किंग करेंगे, उसे ना एंट्रीज में हेल्प मिलेगी, एंट्रीज की अमाउंट्स उसे बेहतर पता चल जाएंगे। अब इस वर्किंग के अंदर एक मैं डेट का कॉलम बनाऊंगा, एक थोड़ी सी अंग्रेजी, कुछ 2-3 वर्ड्स की, थोड़ी सी अंग्रेजी की जगह छोड़ी, और उसके बाद मैं रुपीस के ना 3 कॉलम बनाने लगा। 5 भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 2 अवॉइड हो जाएंगे। मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, एक एसेट का जो कि मैं नेटबुक वैल्यू पे वर्किंग कॉलम चला रहा हूँ, और रीवैल्यूएशन की एंट्री। देखें, रीवैल्यूएशन के टाइम पे ना 2 एंट्रीज होती हैं, एक एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होती है और एक एसेट रीवैल्यू होता है। तो जब एसेट रीवैल्यू होता है तो उसमें कितने कोई अकाउंट्स मैक्सिमम आ रहे थे, इस्तेमाल हो रहे थे? एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस, जिसको एग्जाम की हद तक चल जाएगा कि हम रिवैल्यूएशन लॉस लिखने की बजाय P&L लिख दें, बिल्कुल चल जाएगा, वरना असल में वो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम का अकाउंट है। तो ये जो 3 अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे थे, मैं उन्हीं के 3 कॉलम बना रहा हूं। एक एसेट का कॉलम बना रहा हूं, एक मैं सरप्लस का कॉलम बना रहा हूं, और एक वही जो रिवैल्यूएशन लॉस था, एक मैं उसका कॉलम बना रहा हूं। तो इस टेबुलर वर्किंग से एंट्रीज की अमाउंट्स मिलने में हेल्प होगी। सबसे पहला काम यह हुआ कि 1 जनवरी 16 को एसेट खरीदा, कितने का है? 8 लाख का। उसके बाद 31 दिसंबर 16 को इसकी डेप्शन चार्ज की, और डेप्शन चार्ज करने के लिए एग्जामिनर को हम यही बता देते हैं ब्रैकेट में कि 8 लाख को 10 पे डिवाइड किया है, तो 80,000 निकला है। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 17 को फिर से हमने डेप्शन चार्ज की, $640। अच्छा, इस वर्किंग में ये जो मैं नेट निकाल रहा हूं, ये मैं सिर्फ वर्किंग के लिए नेट निकाल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूमुलेटेड का अकाउंट ही नहीं बन रहा, वो तो बन रहा है, वो तो एंट्रीज में लाए हैं हम। ये तो मैं सिर्फ वर्किंग के अंदर इसको नेट पे चला रहा हूं ताकि फिगर्स हमें ज्यादा जल्दी आसानी से मिल जाए। इसके बाद अगला काम क्या? अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये एसेट की पूरी जिंदगी का टेबल है। इससे हमें सारी हर साल की जो भी फिगर्स प्लस माइनस हो रही हैं, जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, वो हमें यहां से हेल्प मिलेगी। और अभी ये मैं आज ये पूरा कर लूंगा ना, तो फिर आप रीवैल्यूएशन के एग्जाम लेवल के आसान तरीन क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। उसके बाद फिर इसमें मैं 2 दिन और लगाऊंगा और इसमें बहुत वैरायटियां कराऊंगा रीवैल्यूएशन में, क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन का सेपरेट सवाल आए तो ये कोई 18-20 नंबर का सवाल है पेपर का, और अगर सेपरेट ना भी आए, बाकी चैप्टर्स के साथ भी मिल जाए, मतलब इस पे सेपरेट सवाल भी आते रहे सेपरेटली इसी के ऊपर 15 से 20 नंबर है। क्या हुआ? समझ नहीं आई बात? अच्छा, जहां बोर्ड पे लिखा हो ना उधर ही रहना, मेरे पास नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा कैमरे के सामने। तो इसको कंप्लीट करके हम रिवैल्यूएशन के बेसिक सवाल तक पहुंच जाएंगे, और रिवैल्यूएशन का सेपरेट सवाल भी अगर आ जाए तो वो 15 से 20 नंबर तक का सवाल होता है, या बाकी टॉपिक्स के साथ मिल जाता है, वो भी कोई 20 नंबर का सवाल होता है। तो हमें पेपर के तकरीबन 20 से 25-30 नंबर तक, बल्कि हम वो टारगेट कर रहे हैं 20 ग्रेड से ना। इसके बाद 31 दिसंबर 17 से आगे रिवैल्यूएशन हुई। 31 दिसंबर 17 को जब रिवैल्यूएशन हुई, तो हमने इस एसेट को रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 696 तक पहुंचाना है। तो इसको यहां तक अपडेट करना है। तो इससे पता चल रहा है कि कितना बढ़ाना है, कम करना है? हाँ जी, बढ़ाना है। तो वो 56,000 हमें इन दोनों फिगर से कंपेयर करके पता चल गया, बढ़ाना है। अब जब बढ़ाना है तो 31 दिसंबर 17, एक तो एंट्री कल कर दी थी मैंने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट, कितने से, कैसे? इससे पहले ये 2 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 160 आया हुआ है, वो 160 को यहां से डेबिट और मशीन कर दी क्रेडिट, ये एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो गई। दूसरा काम हम क्या करते हैं? एसेट को करते हैं रीवैल्यू। अब एसेट को रीवैल्यू करने के लिए फिगर्स कहां से मिलेंगी? वो यहां से मिलेंगी। यहां से पता चल रहा है कि एसेट को रीवैल्यू करके बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है, यानी मशीन हो जाएगी डेबिट 56 से। अब रहा क्रेडिट किधर करना है, तो क्या पहले कोई लॉस चार्ज हुआ था? नहीं, तो बस ये सीधी सीधी खुशी है और ये सरप्लस में चली जाएगी, तो मशीन डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। 31 दिसंबर 17 एक्यूमुलेटेड तक की एंट्री मैंने कल कर दी थी, बता दी थी आपको। अब ये उसके बाद अगली एंट्री मशीन डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और ये जो टेबुलर वर्किंग बना रहे हैं ना, ये इन तीनों कॉलम्स को हम अपडेट करते चलेंगे तो हमारी वर्किंग सही रहेगी। तो अभी मैंने सरप्लस को यहां पर क्रेडिट कर दिया, और अब पोजीशन ये है कि सरप्लस में 56,000 आ गया।
यहां तक कि पांचों एंट्रीज में दोहरा रहा हूं। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 800,000, 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट 80,000, 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट 80,000, 31 दिसंबर 17 रिवैल्यूएशन के दो काम, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, एक्यूमुलेटेड डेबिट मशीन क्रेडिट कितने से, ये हमें यहां से पता चल जाएगा कि इससे ऊपर कितनी है डेप्रिसिएशन 160। फिर अगला काम मशीन अपवर्ड रिवैल्यू हो रही है, मशीन डेबिट और पहले चूंकि कोई लॉस नहीं है तो फिर सरप्लस ही क्रेडिट। यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते, फिर आगे क्या हुआ, 2018 गुजरा तो उस 2018 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2018 की डेप्रिसिएशन भाई 80 हजार चल जाएगी। नहीं, अब हमें इसको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा और एग्जामिनर को बता देंगे कि 696 को, अच्छा रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई, रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई इसको ना इस डेट के हिसाब से नहीं गिनते। इसमें कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं, 16 भी गुजर गया, 17 भी गुजर गया, 18 भी गुजर गया, 3 साल गुजर गए। नहीं, रिमेनिंग, अच्छा यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करती क्यों है? यूजफुल लाइफ क्यों एस्टिमेट की होती है? आईडी कार्ड बनवाना होता है, क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो यूजफुल लाइफ है ही वो जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो रिमेनिंग लाइफ का मतलब है जितनी डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करनी बाकी है। 10 में से 2 हो गई तो 8 रह गए, तो डिवाइडेड बाय 8 कितना, 87,000। तो 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 87,000। छठी एंट्री बता रहा हूं, 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 87,000। यहां तक पहुंचे, 6 एंट्रीज मैंने बता दी हैं। यहां तक किसी फिगर की कैलकुलेशन में कोई एतराज, तकलीफ, परेशानी? कल जो मैंने हेडिंग दी थी और जगह छोड़ी थी, अभी आज वो भर दूंगा जगह। समझा रहा हूं मैं, पहले सवाल के साथ समझाऊंगा, फिर वो कल वाली जो जगह पेज छोड़ा था वो भर दूंगा। पहले समझाता हूं। ये एसेट खरीदा कितने का था? 8 लाख का। इसको खरीदते ही एक्सपेंस क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि इससे बेनिफिट 10 साल पे फैल के मिलना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पर यह किया कि इसको 10 पे डिवाइड किया और 80 हजार हर साल एक्सपेंस बनता जाएगा। नेट प्रॉफिट इक्विटी में आगे कहां जाकर ऐड होगा? है नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में, और रिटेन अर्निंग की जिंदगी का मकसद नेट प्रॉफिट ऐड हो गया। और हाँ, जब ओनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाएगा, जो सोल ट्रेडर में ड्राइंग्स की तरह की चीज होती है, तो कंपनी में वो डिविडेंड होता है, पढ़ेंगे आगे। तो शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड बांटना है, यानी रिटेन अर्निंग्स में हर साल नेट प्रॉफिट ऐड होगा और उसमें से डिविडेंड्स बटेंगे। डेप्रिसिएशन 87,000 हो गई, अब पहले कितनी थी? 80। एक्सपेंस ज्यादा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, क्या खर्चा और किया, तो फिर एक्सपेंस क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ाई है, तो डेप्रिसिएशन तो ज्यादा होनी ही थी। तो जब हमने इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा और वैल्यू बढ़ी, तो डेप्रिसिएशन तो ज्यादा होनी ही बनती थी। लेकिन इससे कुछ लोगों को, जिनको बात समझ नहीं आ रही, उनकी फिक्र वाली बात यह है कि जब खर्चा ही नहीं हुआ तो एक्सपेंस क्यों बढ़ा? बात सही है कि रीवैल्यू करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फिर डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगी, ये तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा इस खुशी के लिए। लेकिन कुछ लोगों को एक इख्तलाफ हो सकता है कि जब खर्चा ही और नहीं हुआ तो एक्सपेंस क्यों बढ़ा? अच्छा, अब उन लोगों को एतराज ये होगा कि एक्सपेंस बिला वजह बढ़ा दिया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम आएगा, वो नेट प्रॉफिट वहां से कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग्स। नेट प्रॉफिट कितना कम आएगा? कितना कम आया? दोबारा सुनिए, कॉस्ट मॉडल पे रहते तो बस हंसी खुशी चलते रहते, 80,000 हर साल का एक्सपेंस बनता। रिवैल्यूएशन मॉडल पे आने से क्या हुआ कि एक्सपेंस ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा? अच्छा, 7,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे होती, तो 7,000 डेप्रिसिएशन ज्यादा आने से नेट प्रॉफिट कम आया। कितना कम? वो नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में गया, तो 7,000 की कमी रिटेन अर्निंग्स में चली गई। रिटेन अर्निंग से आगे क्या होना था? ओनर्स को डिविडेंड बंटना था। अब जब 7,000 कम आए तो शेयर होल्डर्स का मुंह बन गया, कुछ हमारा क्या कसूर है, हमें डिविडेंड थोड़ा क्यों मिले? और उनका एतराज तो सही है कि जब खर्चा ही और नहीं हुआ
तो फिर एक्सपेंस क्यों बढ़े? तो IAS 16 ने ये झगड़ा ऐसे खत्म किया कि अच्छा आप ऐसा करें, कंपनी की मर्जी है कि आप ऐसा करें फिर कि डेप्रिसिएशन तो इतनी ही रहेगी, ये नहीं कम होगी, क्योंकि जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो सीधी सी अकाउंटिंग की बात है, अमाउंट ने तो बढ़ना ही है। हाँ, इसका एक और हल कर लेते हैं। जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन हुई रीवैल्यूएशन अपवर्ड की वजह से, तो उससे एक्सपेंस बढ़ा, नेट प्रॉफिट कम आया, रिटेन अर्निंग में कमी चली गई। कितनी कमी चली गई? तो फिर वो कमी सरप्लस से लेके पूरी कर लें, यानी एक एंट्री कर लें 31 दिसंबर 18 पे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना। कितना? 7,000। तो इससे झगड़ा यह खत्म हो गया कि ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने से, एक्सपेंस ज्यादा होने से नेट प्रॉफिट कम आया, रिटेन अर्निंग में कमी चली गई, तो वो कमी पूरी कर ली। तो इसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना कहते हैं सरप्लस से। हाँ, ओवरऑल इक्विटी के अंदर ही है, लेकिन अकाउंट्स तो अलग अलग है ना, जिंदगी का मकसद दोनों के फर्क है। जैसे अगर कैश फालतू पड़ा हुआ है और बैंक में जमा करा दिया, तो एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा है? कोई नहीं पड़ा ना, तो उसकी एंट्री भी ना करें। वो तो करेंगे क्योंकि कैश अलग अकाउंट है, बैंक अलग अकाउंट है। तो इसी तरह ओवरऑल इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दो अकाउंट अलग अलग है। तो इसको कहते हैं सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना। तो 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 31 दिसंबर 18 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 7,000 है जी। एंट्री दोबारा या सारा कुछ दोबारा? एंट्री दोबारा बताऊं या ये रीजन दोबारा बताऊं? अच्छा जी, दोबारा बता देता हूं। हाँ, तो सारा ही दोबारा ना। 87,000 डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई? 696, सबसे बात कर रहा हूं, 696 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दिया। डेप्रिसिएशन की अमाउंट बढ़ गई। किससे बढ़ गई? अगर कॉस्ट मॉडल पे चलते रहते तो 80,000 की डेप्रिसिएशन होती। रीवैल्यू अपवर्ड होने की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा आ गया, आना था। यार जो सरहद के पार लोग बैठे होते हैं, आप भी बेटे मेरे ही बच्चे, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, आपको भी पढ़ा रहा हूं ना यार, आप इसमें वो चुगल मेले लगा रहे होते हैं सारे, अब मैं अलग अलग बिठाना शुरू कर दूंगा। जब पढ़ा रहा होता हूं तो फिर सारे सुना करें ना, फिर आप इसमें मजाक करने में लग जाते हैं। फिर वो जो चार लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, उनका तो चलो जो जा रहा होता है जा रहा होता है, जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं उनका भी डिस्टर्बेंस होती है। मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उठ के चिट्ठियां भी डालें, आप सारी प्लानिंग करें, लेकिन अभी जब पढ़ा रहा हूं तो मेरी बात सुनो ना यार। इजाजत है बताऊं? 87,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? 696 को 8 पे डिवाइड किया। अच्छा, ये सब बच्चे एक वक्त में होश में नहीं होते, दोबारा बता देता हूं, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, यानी वो बात पूरी हो गई थी, मैं फिर से बता रहा हूं। 87,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला, और ये कॉस्ट मॉडल से इसलिए बढ़ गया क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो डेप्रिसिएशन तो ज्यादा होनी थी, यानी ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन इससे एक इफेक्ट ये पड़ा कि एक्सपेंस ज्यादा आएगा, अब नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा, तो रिटेन अर्निंग भी कम रह जाएगी, और रिटेन अर्निंग ओनर्स में बांटनी थी डिविडेंड के तौर पे, तो वो भी कम जा सकेगी। तो इस पे कुछ शेयर होल्डर्स को ये एतराज हो सकता है कि जब खर्चा ही और नहीं हुआ, बिजनेस के पास से पैसे ही और नहीं गए, तो फिर प्रॉफिट्स कम आके हमारी रिटेन अर्निंग्स क्यों कम नजर आए? तो इसके लिए फिर एक हल ये बताया IAS 16 ने कि डेप्रिसिएशन तो यही है, इसको नहीं चेंज करना, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगी, लेकिन जो इसका असर पड़ा रिटेन अर्निंग पे वो ठीक कर लेते हैं। फिर असर क्या पड़ा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,000 ज्यादा आया, नेट प्रॉफिट 7,000 कम हुआ, रिटेन अर्निंग में 7,000 की कमी चली गई, और इस झगड़े की सारी पसूड़ी की वजह क्या थी? ये। तो फिर इससे लेके उसमें पूरा करेंगे, तो सरप्लस से निकालेंगे 7,000 और रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और साथ ये एंट्री भी होगी। अच्छा, चूंकि हमने वर्किंग भी साथ साथ अपडेट करनी है, तभी फायदा होगा वर्किंग का, तो ये 7,000 हमने सरप्लस से ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी रह गया 609 और 49। उसके बाद क्या हुआ? रिवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 20, तो एक साल बीच में और गुजर रहा है, तो 31 दिसंबर 19 की डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं अब 87 चलेगी। जी जी, ये तो की है ना? अरे मैंने तो बाकी भी नहीं लिखी। हाय हाय, सारे लोग दोबारा सुने, मैंने जो इस वक्त सामने बोर्ड पे 3 एंट्रीज हैं, बस इस सवाल के सलूशन में यही 3 एंट्रीज हैं। मैं एंट्रीज आपको सारी जबानी बता रहा हूं साथ साथ, फिर अर्ज कर देते हैं जनाब। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 8 लाख। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। 31 दिसंबर 17 ये, 31 दिसंबर 17 ये, 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 87,000, और फिर 31 दिसंबर 18 ये।
उसके बाद 1 साल गुजर जाएगा तो दोबारा से 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और होगी एंट्री। फिर 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 87,000 और फिर से वही रोल आ गया। तो फिर दोबारा से 7,000 की एक और एंट्री होगी 31 दिसंबर 19 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 7,000। यानी जब जब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी तब तब साथ ये एंट्री भी होगी। तो 31 दिसंबर 19 तक की मैंने एंट्री सब बता दी। कितना आ गया? 5 अच्छा, मैंने FR1 में वो हदीस सुनानी शुरू कर दी नहीं है कोई नहीं? अरे कितनी बरकत वाले लोग हैं यार आप लोग, हदीस ही नहीं सुनाई दी वाली। एक सुनाई थी, कौस में शुरू की थी। किसी की एंट्रीज अगर इधर गुम हो गई है मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, 31 दिसंबर 16 डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, 31 दिसंबर 17 31 दिसंबर 17 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, 31 दिसंबर 18 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट और 31 दिसंबर 19 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। अब 2020 में हो रही है रिवैल्यूएशन, तो 2020 में पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, लेकिन कल तो ऐसे ही किया था। 1 जनवरी 20 को हो रही है तो अभी कल ही तो किया डेप्रिसिएशन चार्ज, तो बस काफी है। तो अब हम रिवैल्यूएशन कर देंगे 1 जनवरी 20 पे, रिवैल्यूएशन करके पहुंचना कहां तक है? 432 तक। कितना गिराना है? 90,000 करना है डाउन। रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट कितने से? ये वाली खत्म करनी थी, अब ये दो थी, कितनी? 174। तो 1 जनवरी 19 1 जनवरी 20 रिवैल्यूएशन करेंगे तो दो एंट्रीज, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। 1 जनवरी 20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट और ये इतनी है जो मजीद आई थी 174,000। उसके बाद मशीन को करना है रीवैल्यू, तो 1 जनवरी 20 मशीन कम हो रही है, मशीन हो जाएगी क्रेडिट 90,000। अब अगर डाउनवर्ड हो तो फिर डेबिट कहां जाता है? इसके लिए हमें यहां से हेल्प मिलेगी। जब डाउन जाएंगे तो P&L से पहले यहां देखना है कि यहां कितनी गुंजाइश मौजूद है। तो यहां कितनी गुंजाइश है? तो 42 की गुंजाइश है, तो हम इसको बस 42 ही खत्म कर सकते हैं। तो सरप्लस हो जाएगा डेबिट 42,000 से। लेकिन लॉस अभी ज्यादा है, तो अब जो एक्सेस है वो P&L को चार्ज हो जाएगा 48। ये 48,000 ये P&L को लॉस चार्ज हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस का नाम लिख दें वो भी सही है, जस्ट P&L लिख दें ये भी सही। तो 1 जनवरी 20 एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 174,000 और 1 जनवरी 20 एसेट रीवैल्यू होगा ऐसे। और इस वर्किंग से हमें यह पता चल जाएगा कि कितना डाउन करना है और वो चार्ज कहां कहां करना है, और ये एंट्री कर लेने से सरप्लस खत्म हो गया। अच्छा, इस कॉलम में ना मैं अभी अगली रिवैल्यूएशन के टाइम पे समझाऊंगा, अभी मैं यहां और कुछ नहीं लिख रहा, अभी थोड़ी देर बाद लिखता हूं। इसके आगे लिखूंगा मैं, लेकिन कुछ देर बाद अगली रिवैल्यूएशन पे, अभी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, अगली रिवैल्यूएशन पे समझा के फिर बढ़ाऊंगा। 1 जनवरी 20 तक एंट्रीज कर ली तो चलूं आगे। 1 जनवरी 20 दो एंट्रीज बन गई, एक एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना
यार बार बार तो मैं एंट्रीज बोल रहा हूँ, क्या बात पे यकीन नहीं आ रहा, या रजिस्टर पे लिख दूं आके? 1 जनवरी 20 दो एंट्रीज कही है मैंने। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 174। कैसे बना 174? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही दो हैं जो उसमें चार्ज हुई थी, और दूसरी 1 जनवरी 20 की ही एंट्री। अब आगे 2020 एंड हो जाएगा तो 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 432 के पास जिंदगी कितनी बची है? 1 2 3 4 साल गुजर गए, 6 रह गए, 72,000। अब ये जो 72,000 चार्ज हुई है, ये 80 से कम हो गई क्योंकि देखें सरप्लस ही खत्म हो गया। तो जब तक सरप्लस रहेगा ना, तब तक ये ट्रांसफर का मसला रहेगा। क्योंकि सरप्लस था तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज, सरप्लस होना शो ही ये कर रहा था कि एसेट बढ़ा हुआ है, तभी तो सरप्लस है, तो उसी वक्त ये डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आ रही थी। अब जब सरप्लस ही खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं आनी कॉस्ट मॉडल से, तो इसलिए 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 72,000, और सरप्लस ट्रांसफर की भी होगी, नहीं है ही नहीं सरप्लस, और वैसे भी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो ही नहीं रही चार्ज। $360। अगली रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 22, तो 1 साल और गुजरेगा 31 दिसंबर 21, और फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 72। इकतीस दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 72,000। हाँ जी, सवाल पूछ रहे हो, उड़ाई ले रहे हो? हाँ जी पूछें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यानी इस 8,000 का क्या करेंगे, ये पूछ रहे हो ना, है ना? यही है ना कि उस 8,000 का क्या करें? अभी मिलता है जवाब इसका, ये पूरा कर लूं फिर बताता हूं। 31 दिसंबर 21 तक पहुंचे। अगली रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी 22, और रिवैल्यूएशन करके अब पहुंचना है 356। कितना बढ़ाना है? 68,000। 68,000 बढ़ाना है। बढ़ाते हैं। 1 जनवरी 22 पहला काम एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट कितने से? 144। ये क्योंकि इसे पहले वाली तो खत्म कर दी थी, ये दो ही और आई थी, तो 1 जनवरी 22 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 144,000। जनवरी 22 तक पहुंचेंगे तो आगे बढ़ता हूं। पहुंच गए जी।
अब एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो मशीन तो होगी डेबिट। 1 जनवरी 22 मशीन हो जाएगी डेबिट 68,000। लेकिन चूंकि पहले लॉस था तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना पीएनएल में और फिर कितना सरप्लस में। इसके लिए जो कल कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट दोबारा बताता हूं। जब पहले हालात खराब हुए थे तो पीएनएल में 48,000 चार्ज कर दिया था, एक्सपेंस क्या दिया था। अब जब हालात सब सही हो गए तो 48 को जो एक्सपेंस कहा था अब उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी इनकम कह देते हैं। लेकिन जब हालात से डर के ये एक्सपेंस बनाया था और वो जो कमरे में चीजें गिर गई थी, अब हालात अच्छे होने पे उनको उठा के रखना है, तो जो डेप्रिसिएशन गिर गई थी उसको भी ठीक करना है। डेप्रिसिएशन कितनी गिर गई हुई थी? 8,001 और 8,001, इन दोनों को भी ठीक करना है। तो हमें 8,000 को फिर एक्सपेंस भी बनाना है। तो इसको इनकम बनाएं, इसको एक्सपेंस बनाएं। तो फिर ऐसा करते हैं, नेट करके 32,000 को इनकम बना लेते हैं। तो इस 68 में से पीएनएल में चला जाएगा 32 और बाकी जो मजीद इंक्रीज है वो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस पे चली जाएगी। बात कितनी? 36। जी मैं वही बता रहा हूं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये अगली रिवैल्यूएशन पे जाके सोचने की बजाय ये वर्किंग का मकसद ये था कि हम अभी से ना साथ साथ इसको कॉलम को भी अपडेट करते जाते हैं। जैसे इधर 48 लॉस जो चार्ज हुआ था, आगे चलते जाते हैं। जैसे हम ज्यादा चार्ज हुई डेप्रिसिएशन को इधर से नेट करते जा रहे थे, कम चार्ज हुई डेप्रिसिएशन को इधर से नेट करना शुरू कर देते हैं। ताकि जब भी कभी रिवैल्यूएशन हो हमें इस वर्किंग से फौरन पता चल जाए कि कितना कहां चार्ज होना है। जैसे जब ये रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई थी तो पहले इधर देखना है, कुछ नहीं है तो सारा सरप्लस चला गया। जब रिवैल्यूएशन डाउन हुई है पहले यहां देखना है, जितना है वो सरप्लस, मजीद है फिर पीएनएल में जाना है। इसी तरह जब फिर से अपवर्ड आना है तो पहले सरप्लस नहीं, पहले इधर देखना है, इधर कितनी गुंजाइश है 32, तो यहां पर 32 आना है और जो बाकी रह जाएगा वो फिर दोबारा से सरप्लस वाली कहानी शुरू हो जाएगी। और अब हमारी वर्किंग इस कॉलम से शिफ्ट होकर वापस इस कॉलम में पहुंच गई। तो जब भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड होगी हमें इस कॉलमनर वर्किंग से यह पता चल जाएगा कि एसेट में तो बढ़ना कम होना यहां से नजर आ रहा है। अब उसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट कहां जाना है वो इन दोनों से पता चलेगा। तो 1 जनवरी 22 मशीन डेबिट 68,000, पीएनएल क्रेडिट 32,000, सरप्लस क्रेडिट 36,000। तो ये जो कॉन्सेप्ट कल बताया था, जो आज रिपीट भी किया, अलग से कैलकुलेट करने की बजाय हमें यहीं से ही पता चल जाएगा कि कितना लॉस रिवर्स करने वाला है। इसका एक और फायदा ये होगा कि अगर यहां पर इंक्रीज आई ही सिर्फ 10,000 होती, 68 नहीं सिर्फ 10,000 इंक्रीज आई होती, सिर्फ मशीन की वैल्यू 10,000 ही बड़ी होती, तो मशीन डेबिट 10,000 और पीएनएल में भी बस 10 ही आ पाता और बाकी 22 फिर अगले सालों में जाके देखते। तो इस वर्किंग से ना हमें यह साथ साथ पता चलता रहेगा कि रिवैल्यूएशन करनी है तो उसका डेबिट क्रेडिट कहां और कितना जाना है। तो 1 जनवरी 22 मशीन डेबिट 68, पीएनएल क्रेडिट 32 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 36। इसके बाद आगे क्या हुआ? 1 जनवरी 23 को बेच दिया, हाँ तो फिर 22 और गुजरेगा, तो 31 दिसंबर 22 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब इस 356 के पास कितनी जिंदगी बची है? 4 साल ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 गुजर गए, 4 रह गए, कितनी? 89। अब देखें सरप्लस आया ना तो डेप्शन फिर ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? 9,000। तो 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 89,000 और 31 दिसंबर 22 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 9,000। 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन की एंट्री और 31 दिसंबर 22 सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री। 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 89,000 और 31 दिसंबर 22 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 9,000। दिसंबर 22 दो एंट्रीज बताई हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 89,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 9,000। अच्छा, इस सारी टेबुलर वर्किंग का मकसद था एंट्रीज के लिए वैल्यूज ढूंढना, मिल गई सारी। अब आखिरी काम, एसेट बिक गया। 1 जनवरी 23 को एसेट सेल हो गया और एसेट सेल होने की एंट्री होती है कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट और फिर जितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो डेबिट या क्रेडिट। कैश कितना डेबिट? जी 275। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अभी कितना आ रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अभी इस वक्त कितना है बैलेंस?
ये 89 ही है क्योंकि पुरानी वाली खत्म हो गई थी, यही है बस जो अभी आई थी 89,000। मशीन अकाउंट में अभी कितना बैलेंस आ रहा है? मशीन अकाउंट में अभी कितना बैलेंस आ रहा है? मशीन अकाउंट में अभी कितना बैलेंस आ रहा है? 8 लाख बोल के तो सारा टॉपिक ही बर्बाद कर दिया। 8 लाख कहां से आ रहा है? मशीन अकाउंट रीवैल्यू करते करते इतने साल गुजर गए, 8 लाख कहां से आ रहा है मशीन अकाउंट में? 356,000 आ रहा है। अभी इस रीवैल्यूएशन के जस्ट बाद मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस पहुंचा था? 356। एक्यूमुलेटेड में कितना रह गया था? 0। किधर 89? कहां है? रीवैल्यूएशन के टाइम पे इधर मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस पहुंचा दिया था? 356। एक्यूमुलेटेड का बैलेंस 0 कर दिया था। उसके बाद 2 एंट्रीज और की हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। मशीन का डेबिट क्रेडिट की है? कोई नहीं। तो मशीन अकाउंट में अब भी कितना बैलेंस आ रहा है? 356। ये तो मैंने वर्किंग नेट चलाई हुई है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का तो अकाउंट अलग है। देखिए जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो उस वक्त एंट्रीज करने से एक्यूमुलेटेड में बैलेंस कहां तक पहुंच जाता है? 0। एसेट अकाउंट में बैलेंस कहां तक पहुंच जाता है? रीवैल्यूड अमाउंट तक। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज की बात कर रहा हूं। जब रीवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज कर लेते हैं तो एक्यूमुलेटेड में कितना बैलेंस आ जाता है? 0। और एसेट में रीवैल्यूड अमाउंट तक पहुंच जाता है। तो बस वही पहुंचा हुआ है ना, नहीं तो टी अकाउंट बना के चेक कर लें हैं? हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस इस रीवैल्यूएशन करने के बाद कितना हो गया था? 0। एक्यूमुलेटेड का बैलेंस 0 हो गया था, इस पे कोई एतराज? मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस बन गया था? 356। इस रीवैल्यूएशन के बाद कितनी को एंट्रीज और की हैं? 2 की हैं। 2, 1 नहीं 2 की हैं। 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन की एंट्री की और एक सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री की। तो इन दोनों एंट्रीज में कहां मशीन डेबिट क्रेडिट हुआ है? कोई भी नहीं। तो मशीन अकाउंट में अभी भी कितना बैलेंस आ रहा है? फिर 356,000 आ रहा है। एक्यूमुलेटेड में कितना बन गया? 89 बन गया। नहीं यकीन आ रहा अभी भी? तो इसको आप याद रख लें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा होता है, जो कि हां बाय डिफॉल्ट बन रहा होता है। तो किसी भी वक्त अगर एसेट के अकाउंट में देखेंगे बैलेंस, तो या तो वो कॉस्ट शो हो रही होगी अगर कॉस्ट मॉडल था, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल था तो आखिरी रीवैल्यूड अमाउंट शो हो रही होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर अलग बनता है, जो कि हां बाय डिफॉल्ट अलग ही बनता है, असल में अलग ही बन रहा होता है, तो फिर एसेट के अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो क्या शो हो रहा होगा? अगर कॉस्ट मॉडल है तो एसेट के अकाउंट में कॉस्ट ही का बैलेंस शो हो रहा होगा, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट के अकाउंट में आखिरी रीवैल्यूड अमाउंट ही शो हो रही होगी। अभी भी किसी को यकीन नहीं आ रहा तो इन सारे ईयर्स के टी अकाउंट बना लें, चेक कर लें। कैश डेबिट, एसेट भी निकाल दिया, एक्यूमुलेटेड बुक्स में से निकाल दी, तो अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। कितना? 8,000। तो 8,000 हो गया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ये डिस्पोजल की एंट्री है जो डिस्पोजल में पढ़ाई थी। कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, और बैलेंस करके पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया 8,000। जब एसेट की डेप्रिसिएशन कर रहे थे ये 87, 87 और 89, तो डेप्रिसिएशन के साथ एक और एंट्री क्या कर रहे थे? सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर रहे थे। फाइनली जब एसेट को बेच देंगे तो जो उस एसेट से रिलेटेड सरप्लस था, वो उधर ग्लासेस वाला, वो सबसे अगली लाइन में व्हाइट, ये स्क्रीन के जस्ट पीछे, क्या बता रहा हूं मैं? हाँ जी, क्या बता रहा हूं मैं भी? बताओ ना यार, अभी क्या बता रहा था? आपके साथ वाला क्या बता रहा था अभी? खड़े हो वहां से, वो उस लाइन में जाके बैठो। आगे और आगे 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 है, आएगा आएगा। ये जो पिछली 20 क्लासेस से पढ़ा रहा हूं, किसी को कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? और जो आवाजार होते हैं, बोर हो रहे होते हैं बैठ के, क्या करूं मैं? है
यार मेरे लिए ना देखें, आप सब लोग कीमती हैं, आप सारे के सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे सबकी फिक्र है, मैंने सबको पढ़ाना है, सबसे बात कर रहा हूँ, दाढ़ी वाले भी बगैर दाढ़ी वाले सबसे बात कर रहा हूँ, मैंने आप सबको पढ़ाना है ना बेटे। अगर आप मेरी क्लास में बैठ रहे हैं तो मैं आपको ओन कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लिफ्ट नहीं करा रहे मेरी बातों को, तो दुख हो रहा है मुझे, आप चले जाए ना, क्लासेस ना बैठे क्लास के अंदर, कोई जबरदस्ती नहीं है, कौन मजबूर कर रहा है क्लास में बिठाने के लिए, ना बैठे आप लोग क्लास में, बाहर कुछ उधर छत पे बैठ जाए, कैंटीन में बैठ के सिगरेट पी लें, सूटे लगाने, बाहर जाके बात कर लें, ना बैठो ना यार क्लास में। लेकिन बैठ रहे हैं तो मेरी बात सुन लिया करें। कितना अर्सा है कैफ के लिए? 4 साल ऐसे गुजरेंगे, 4 साल। फिर आई कैफ को गालियां देते हुए और माँ बाप जो है आई कैफ को कोस रहे होंगे, फिर वो क्या कर लेंगे। और देखिए, आप में से जिस बच्चे को कोई कंसर्न नहीं है ना पेपर पास करने से, क्योंकि अब्बा जी ने अरबों रुपए करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, बेटे को कहा बेटा कोई बस्ता नहीं तुझे, फैक्ट्री तैयार है आपके लिए, तो अगर आपको नहीं अपनी जिंदगी से कंसर्न है तो ठीक है, आप ना पढ़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मुझे ये अफेक्ट ये चीज कर रही होती है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सबको, सबकी फिक्र में उनको पढ़ा रहा हूं, और जब मुझे वो नजर आते हैं बच्चे जो हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरी बात को लिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो फिर दिल में दुख होता है यार, आप लोगों को ही मैं फिक्र से पढ़ा रहा हूं। कभी इस चीज को ऑब्जर्व करके देखिए, वैसे तो खैर आपने क्या ऑब्जर्व करना है, जब तक औलाद है आपको तो नहीं पता, माँ बाप बनेंगे तो पता लगेगा, लेकिन इस बात को जरा ऑब्जर्व करके देखना, तादाद ज्यादा है ना इसलिए भी आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अम्मा अब्बा कोई बात कर रहे हो आपसे, बहुत जरूरी, बहुत कंसंट्रेशन के साथ अम्मा अब्बा बात कर रहे हो, और आप अपने बहन भाई के साथ आपस में खुसर खुसर करके हंसने लगे या मोबाइल यूज करना शुरू कर दें, तो अम्मा अब्बा को क्या फील होगा? डांटेंगे मारेंगे अलग बात है, लेकिन उनको आपके इस जेस्चर से अदब फील होगा कि बदतमीजी फील होगी, बदतमीजी फील होगी। चलो ठीक है, अम्मा अब्बा आपसे बड़े हैं, मैं तो आपसे कुछ 1.5-2 साल ही बड़ा हूं, लेकिन रुतबे के एतबार से मैं आप लोगों का उस्ताद हूं, आपके करियर की फिक्र कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएं। उसके लिए ये पढ़ाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है पढ़ाना। फिर एक चीज 10 दफा बताई होती है, फिर बच्चा कहता है समझ नहीं आई, दोबारा बता देता हूं। अब तक तो यही कोशिश कर रहा हूं यार, मैं तो शुरू से भी, अभी भी देखो फिर पीछे बैठे हंसे जा रहे हैं, या तो मैं लतीफे सुना रहा हूं या स्क्रीन पे कुछ मजाइया चल रहा है। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप ना पढ़ें, आपको फर्क पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप घर में कॉलेज का कह के आए और यहां से कहीं और निकल जाएं, ये आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मेरी क्लास में बैठ के आप लोग नहीं मेरी बात सुन रहे, तो फिर मैं बहुत पर्सनल लेता हूं अपने स्टूडेंट्स को। मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, मुझे सबको अच्छा पढ़ाना है, मुझे अपनी तरफ से सबके लिए कोशिश करनी है। तो जब मेरी क्लास में बैठ के मैं देख रहा हूं कि कंसंट्रेशन से बात नहीं सुन रहे, तो फिर मेरे लिए अफसोस की बात है, मेरे लिए दुख की बात है, और फिर मैं इंसान हूं ना, मशीन नहीं हूं, फिर मेरी टीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा इस बात से। तो अगर आप नहीं रहना चाहते क्लास में तो बेटे छोड़ के चले जाएं, बाहर चले जाया करें। लेकिन अगर बैठ ही रहे हैं तो बेटे फिर फिक्र से सुन लो ना। हाँ, जब मैं खामोश खड़ा हूं, मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं रहा, लिखने का टाइम है, आप लोग करें बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप करें, मतलब दोस्त हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं आप, और 100 बातें जहन में जरूरी आती हैं, बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं है। आप इसमें लतीफे सुनाएं, शुगर लगाएं, आप दोस्त इकट्ठे बैठे हुए, जरूर हंस के बात करें, टॉन्ट नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, आप लोग अपना टाइम लीजिए। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो फिर मैं सबके लिए बोल रहा हूं, फिर जब उस वक्त बात नहीं सुन रहे ना, फिर मैं उसको बदतमीजी ले रहा हूं ना यार। इतनी देर हो गई, एसेट बेचा हुआ है, वो बेच दिया एसेट, फाइनली एसेट बेच दिया। तो जो इस एसेट से रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस था, जब एसेट ही बुक्स में से निकल गया, उसकी एक्यूमुलेटेड को भी बुक्स में से निकाल दिया, तो फिर उसका सरप्लस भी लिखने की हमें जरूरत नहीं रही। तो जितना सरप्लस रह गया वो सारा का सारा हम रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देंगे। कितना रह गया सरप्लस? कितना? 27,000। ये देखें 27,000 रह गया, तो ये रिटेन अर्निंग्स को ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो जो कल मैंने पेज छोड़ा था, अभी मैं लिख के देता हूं अंग्रेजी, लेकिन जो अंग्रेजी लिखनी है वो मैं जबानी बार बार दोहरा देता हूं कि जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जो कि कॉस्ट मॉडल से ज्यादा चार्ज होगी, तब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की एंट्री हुआ करेगी। क्या एंट्री हुआ करेगी? सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये है सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करना, ये हर साल होता रहेगा, और फिर फाइनली जब एसेट बुक्स में से निकल जाएगा तब फिर यही एंट्री होगी। लेकिन अब की बार अमाउंट क्या होगी? जितना भी उस एसेट से रिलेटेड सरप्लस रह गया होगा, और वो भी हमें इस वर्किंग से पता चल जाएगा। है जी, बताता हूं। अच्छा, अब एक तो मैं वो जो पेज खाली छोड़ा था वो भर देता हूं, और आपको इस सवाल से रिलेटेड 1-2 शॉर्टकट बता देता हूं, और 1-2 बातें सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूं। अगर जानना चाहें तो नॉलेज के लिए 1-2 बातें बता देता हूं। पहले वो कल वाला पेज भर लेते हैं। कल मैंने ये हेडिंग दी थी, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड, हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। अब इसमें मैंने 3 बातें बतानी है, कैसे ट्रांसफर करना है, कब ट्रांसफर करना है, कितना ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करने का जवाब है, यानी एंट्री क्या करनी है, इसका जवाब है रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट।
ये वही है जो मैं सवाल में समझा चुका, वैसे ही जो कल पेज खाली छोड़ा था अब उसको गाइडेंस के लिए लिख के दे रहा हूं। सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कैसे करना है? ऐसे करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। कब करना है और कितना करना है, इस बात का जवाब साइमल्टेनियसली आएगा। कैसे करना है हो गया, कब करना है, कितना करना है, तब इतना करना है और तब इतना करना है, ये लिखूंगा मैं। टाइमिंग अमाउंट, इस टाइम इतना करना है और इस टाइम इतना करना है, ये लिखने लगा हूं यहां। तो एक तो हर साल करना है, whenever depreciation is charged। एक तो हर साल होगा जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कितना होगा, कितने अमाउंट से होगा? जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यानी 7,000 9,000, ये कैलकुलेट कैसे की? जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे होती उनका डिफरेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको। यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई फॉर द पीरियड माइनस, है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पीरियड माइनस depreciation for that period based on cost model। तो सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को ट्रांसफर ऐसे हुआ करेगा और तब इतनी अमाउंट से हुआ करेगा। एक तो होगा हर साल जब भी डेप्शन चार्ज होगी। अच्छा, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ये मसला डिस्कस ही तब हो रहा है जब सरप्लस है। जब सरप्लस ही खत्म हो गया तो फिर ये टॉपिक नहीं रहा। और फाइनली तब ट्रांसफर होगा एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन। ये ज्यादा नीचे हो गया, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैंने लिखा है फाइनली एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन, यानी जब फाइनली एसेट बिक रहा होगा तब कितना ट्रांसफर करना है? जितना उस एसेट का बैलेंस रह गया है, रिमेनिंग बैलेंस इन सरप्लस फॉर दैट एसेट, रिमेनिंग बैलेंस इन सरप्लस फॉर दैट एसेट। तो सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर ये तब होगा जब सरप्लस है। कैसे होगा? ऐसे होगा, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कब होगा और कितना होगा? हर साल होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट, और फाइनली जब बिक जाएगा तो जितना सरप्लस रह गया वो सब ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये बात मैं कल कर चुका था कि ये कंपनी की मर्जी है, यानी कंपनी की मर्जी है कि वो चाहे तो ट्रांसफर करना है, चाहे तो नहीं करना। तो जो परसों सवाल कराया था उसमें लिखवाया था कंपनी डज नॉट ट्रांसफर, तो फिर वो ये नहीं करते होंगे। लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी है कि करना है ट्रांसफर तो करते होंगे, हैं? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना शेयर होल्डर्स को मसला, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना इतनी छोटी छोटी बातों में मसले नहीं हो रहे होते। ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए रीजन बता रहा था। अच्छा, अब इस सवाल में ये जो पूरा सवाल कर दिया, अब ये एग्जाम लेवल का सवाल बन गया लेकिन आसान लेवल का। एक दो शॉर्टकट बता रहा हूं और एक दो नॉलेज के लिए बातें सुन लें। बस शॉर्टकट बताता हूं, पहले काम का लगे तो याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो ना सही। ज्यादातर इस सवाल में ना स्ट्रेट लाइन टेस्ट होता है। रिड्यूसिंग आज तक हुआ नहीं है, आर्स मेथड एक दफा टेस्ट हुआ है, लेकिन आर्स की भी प्रैक्टिस बताऊंगा, रिड्यूसिंग की भी बताऊंगा। ज्यादातर स्ट्रेट लाइन टेस्ट होता है। तो जो शॉर्टकट बता रहा हूं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। वो शॉर्टकट ये है कि ये 7,000 और 7,000 कैसे कैलकुलेट किया था? कॉस्ट मॉडल से कंपेयर किया था। ये 8,000 कॉस्ट मॉडल से कंपेयर किया था, 9,000 कॉस्ट मॉडल से कंपेयर किया था। शॉर्टकट ये है कि अगर आप ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं तो जो इससे ऊपर बैलेंस लिखा हुआ है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर लें। कितनी लाइफ रह गई है? 8। इसको 8 पे डिवाइड कर लें, 7,000 आ जाएगा। कितनी लाइफ रह गई है बाकी? 6। 48 को 6 पे डिवाइड कर लें, 8,000 आ जाएगा। कितनी लाइफ रह गई थी? 4 पे डिवाइड कर लें, 9 आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा कि आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना चाहें या अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन निकालना चाहें, जिस कॉलम में भी चल रहे हैं ऊपर लिखे बैलेंस को रिमेनिंग पे डिवाइड कर लें तो ये डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगी। इसकी एंट्री कोई नहीं होनी, इस 8 और 8 की एंट्री कोई नहीं।
ये वर्किंग में जरूर लिखा है ताकि ये आखिरी एडजस्टमेंट बन सके। एंट्री इसकी नहीं होती, इसकी होती है, इसकी एंट्री नहीं होनी। नहीं नहीं, ये 8,000 निकालना है, इससे ऊपर बैलेंस क्या है 40, इसको रिमेनिंग पे डिवाइड करना। अब यहां तक पहुंचते हुए 5 साल रहते थे, इसको 5 से डिवाइड कर लें 8 ही आएगा। मुझे नजर आ रहा टाइम। एक दो बातें नॉलेज के लिए सुन ले अगर जानना चाहें तो। इस 7,000 9,000 के ट्रांसफर की एवं समझाने के लिए रीजन क्या बताई कि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई, जबकि खर्चा तो और नहीं हुआ, तो बिला वजह का एक्सपेंस बढ़ गया। अब उससे कंपनसेट करने के लिए जितना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ा प्रॉफिट उतना कम आया, रिटेन अर्निंग में उतनी कमी चली गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया, वही अमाउंट सरप्लस से लेकर रिटेन अर्निंग में डाल ली। अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे ही रहता तो 8 लाख का एसेट जब 7 साल बाद बिका तो इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई होती? 8 लाख का एसेट था, 10 में से 7 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, 240 रह गया होता। अगर खर्चे के हिसाब से देखें तो खर्चा तो 8 लाख था, तो बेचते हुए ये इतना रह गया होता। कितने का बेचा? 2। प्रॉफिट कितना? 25। जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से 35 इतना होता। जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से नजर कितना आ रहा है? 8,000। कितना कम नजर आ रहा है? ये वो कमी पूरी कर ली। तो वो जो नेट प्रॉफिट कम आया 27,000 से, वो कमी रिटेन अर्निंग में गई, ये वो कमी पूरी कर ली। तो रिटेन अर्निंग्स में सरप्लस से ट्रांसफर करने की, डेप्रिसिएशन की, और आखिर में ये उसकी रीजन। ओके, एक रीजन और अगर जानना चाहें, लेकिन बहुत ऊंची रीजन है, ऊपर से जाए तो जाने देना, छलांगे लगा के पकड़ने की कोशिश ना करना कि इसकी एंट्री क्यों नहीं हो रही। 8,000 की एंट्री क्यों नहीं हो रही? दिल नहीं कर रहा है जी? सरप्लस की एंट्री कहां है? ये 8,000। नहीं, वो तो ठीक है, 7,000 से हम एंट्री करते हैं, लेकिन इस 8,000 की कोई एंट्री क्यों नहीं? ये नहीं पूछ रहा सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री, मैं पूछ रहा हूं इसकी कोई एंट्री क्यों नहीं हो रही? हाँ, अच्छा, ऊंची बात है, ऊपर से जाए तो जाने देना, कोई मसला नहीं है। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई थी तो सरप्लस में 56,000 आ गया था। क्या ये इनकम बनी थी? यानी इसका प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इसके असरात यहां आने शुरू हो गए। कैसे? डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने लग गई, तो सरप्लस अलग चीज है, रिटेन अर्निंग अलग चीज है, लेकिन इसकी वजह से इस पे असर पड़ना शुरू हो गया। क्या असर पड़ना शुरू हो गया? एक्सपेंस ज्यादा आने लग गया। कितना ज्यादा? तो प्रॉफिट कम आने लग गया, तो इसकी वजह से ये तंग हो रहा है ना। तो यहां से निकाल के इसकी शिकायत दूर कर दी, ट्रांसफर कर दिया। अगले साल भी ऐसा ही हुआ, इसलिए यहां से ट्रांसफर किया, एंट्री की। लेकिन जब लॉस चार्ज हुआ 48,000, तो ये तो लॉस चार्ज हुआ, एक्सपेंस बना। एक्सपेंस बना कितना? 48। अब ये 48 का एक्सपेंस बना, तो ये हिट किसको पड़ी? रिटेन अर्निंग कोई ना, जान दफा करें मेरे ख्याल में। जब लॉस P&L को चार्ज किया है 48, तो वो एक्सपेंस बनाया ना, सरप्लस तो मुक गया ना, खत्म हो गया सरप्लस भाई। 48 एक्सपेंस में चला गया, तो 48 एक्सपेंस में गया, प्रॉफिट कम आया, रिटेन अर्निंग में कमी आ गई। कितनी? 48। अब ये जो रिटेन अर्निंग में कमी आ गई है, ये जख्म खुद ब खुद भरना शुरू हो जाएगा। कैसे? इसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी। 48,000 का जब लॉस P&L में चार्ज हुआ, तो उससे प्रॉफिट में 48 की कमी आई, रिटेन अर्निंग में ही 48 की कमी चलेगी। अब इससे असर, अच्छा ये इसकी वजह से नहीं तंग हुआ, ये डायरेक्टली इसी को जख्म लगा। अब जब इसी को जख्म लग गया, तो इससे ऑनवर्ड ये खुद ब खुद भरना शुरू हो जाएगा। जब डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी कितनी? उससे प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और वो ज्यादा रिटेन अर्निंग में जब जाएगा, तो ये रिटेन अर्निंग में ही पड़ा हुआ गढ़ा ये खुद ही भरना शुरू हो जाएगा। इस 8,000 की कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली फिल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस 8,000 की एंट्री कोई नहीं है। इस 7 की इसलिए क्योंकि उसकी वजह से यहां असर आ रहा था, इसलिए एंट्री है। ये ऑटोमेटिकली जख्म भरेगा, इसकी एंट्री कोई नहीं है। दफा करें, बेकार बात थी। अच्छा, अब जिन किताब दिखाओ, अब जिन बच्चों ने तो पढ़ना है,
तो मैंने ना अब अगली क्लास, मंडे ऑफ है क्योंकि वो लेबर डे की छुट्टी है, तो अगली क्लास में मैंने करवानी है इसकी वैरायटी वाली प्रैक्टिस। वो वैरायटी वाली प्रैक्टिस आपको तब फायदा देगी अगर सिंपल सिंपल आप 2 सवाल करके आएंगे। तो करके आइएगा यार, है 2 सवाल बता रहा हूं, करके आइएगा, बिल्कुल इसी लेवल के सवाल है। 2 सवाल बता रहा हूं, वो कर आए तो फिर जब इसकी एडवांस वैरायटियां कराऊंगा तो समझ आएगा। तो ये पेज 44 पे, पेज 44, क्वेश्चन 18 शहजाद टेक्सटाइल्स और क्वेश्चन 19, ये पुराने पास पेपर के सवाल है। पेज 44 पे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों करके आइएगा। इसके सोल्यूशन के अंदर वर्किंग इस तरह से नहीं थी, तो मैंने ना अलग से इसकी सोल्यूशन दिया था, और वो आप लोगों ने किताब खरीदी होगी तो कुछ पेजेस मिले होंगे आपको, उनके अंदर वो कोई आप देखेंगे पेजेस आगे पलट के तो कुछ पेजेस हैं, मैंने इस फॉर्मेट पे वर्किंग बना के दी हुई है। ये 2 सवाल करके आइएगा जरूर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।